Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So जेई मेंस की सीरीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और उस सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फोटोन्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ एन एनर्जी ऑफ 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच. टू विच रीजन ऑफ EM स्पेक्ट्रम इट बिलोंग्स टू. तो मैं बताना है कि कौन से रीजन से ये बिलोंग करेगा. सो जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है ये. आपको पता है एनर्जी को हम यहाँ से लिख सकते हैं एच न्यू एंड इट कैन बी रिटर्न एज एच सी बाई लैम्डा. तो यहाँ आपको एनर्जी दे रखी है 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड यहाँ पर एच सी बाई लैम्डा. आप लैम्डा या न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से. सो द लैम्डा वैल्यू कैन बी रिटर्न एज 6.6 इंटू टेंस टू पावर -34 इंटू 3 इंटू टेंस टू पावर -8 अपॉन 11 इंटू टेंस टू पावर 3 इंटू 1.6 इंटू टेंस टू पावर -19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और हमें आंसर चाहिए मीटर में. तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 11.3 इंटू टेंस टू पावर -10, यानी हम इसे लिख सकते हैं 11.3 मीटर में और एंगस्ट्रॉम में मिल गया 11.3 एंगस्ट्रॉम. एज वी नो द एक्स रे, इससे पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्स रे की जो रेंज रहेगी वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक रहती है. तो इस रेंज में आ रहा है तो ये एक्स रे से स्पेक्ट्रम में बिलोंग करेगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ड्यूरिंग जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स इन अ मीडियम, अभी इनमें से ऑप्शंस आपको चूज करना है विच वन विल बी द करेक्ट आंसर. सो the first option, electric energy density is double of the magnetic energy density. Option B, the electric energy density is half of the magnetic energy density, is equal or both are zero. So here, as we all know that electric energy density is equal to magnetic energy density. यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हमेशा इक्वल होती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी से. यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि हमें पता है कि जो रिलेशन रहता है E और B के बीच में, E इज इक्वल्स टू BC, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. और यदि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो ये होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो ये होगी B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हम E को पुट कर दें यहाँ पर तो हम UB को लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट, और B को E स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर पुट कर दें और C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया और ये इक्वल आ गया आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी. तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हमेशा इक्वली डिवाइडेड रहती है. The next question we are having, an electromagnetic wave of frequency 1 into 10 to the power 14 hertz is propagating along z axis. The amplitude of electric field is 4 volt per meter. So the average energy density of electric field we have to find out. So these are the options in joule per meter cube. So JEE Main 2014 का क्वेश्चन है ये. सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर पूछी गई है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज़ गिवन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. यहाँ जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ हैविंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी. ई को हम यहाँ से लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में हम बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो E स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड एज वी नो द एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज़ 1/2. तो हम यहाँ वैल्यू रखें, यदि एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमें निकालनी है देन इट इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट एवरेज ऑफ E स्क्वायर. देन वी कैन राइट हियर कि ये मिल जाएगा हमें हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर बाई 2. सो याद रखिएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला रहता है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर के इक्वल होता है. अब यहाँ क्वेश्चन में आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 वोल्ट पर मीटर और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ आपको पुट करनी है. सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ये 8.8 इंटू 10 to the power -12, और E की वैल्यू दे रखी है 4 वोल्ट पर मीटर. तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देते हैं.
सो एक 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 रहेगा यहाँ पर। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.2 आ जाएगा ये, और 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब विल बी द आंसर। तो बस ध्यान रखिएगा कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका स्क्वायर। सो इट्स 35.2 इंटू 10⁻⁻12 जूल पर मीटर क्यूब। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा। अ लैम्प emits monochromatic green light uniformly in all directions. The lamp is 3% efficient in converting the electrical power to electromagnetic wave. जो उसे इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने के लिए 3% एफिशिएंट है, एंड कंज्यूम्स 100 वॉट ऑफ पावर, और 100 वॉट ऑफ पावर जो है वो कंजम्पशन लगता है इस कन्वर्जन में। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ EM रेडिएशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लैम्प विल बी नियरली। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों को इंक्लूड किया गया है। सो ये जो लैम्प है यहाँ पर वो जो है ग्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो इमिट कर रहा है और यूनिफॉर्मली कर रहा है सारी डायरेक्शन में, और लैम्प जो है वो 3% एफिशिएंट है। व्हाट डज इट मीन, यानी 100 वॉट की पावर कंज्यूम करता है तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। सो वो हम देखते हैं यहाँ पर। सो इन द सोल्यूशन वी कैन राइट कि जो लैम्प है हमारे पास इसकी जो पावर होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 100 का 3% कर देते हैं। 100 वॉट का 3% एफिशिएंट है तो 3 वॉट जो पावर है ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लैम्प से 5 मीटर डिस्टेंस पे हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। सो वी कैन राइट हियर, तो इस लैम्प से देखते हैं, देखो 5 मीटर की डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, E0, राइट। तो अभी देखिए कोई भी आपके पास सोर्स गिवन है और उसके लिए आपको पावर पता है, तो जो पावर और इंटेंसिटी का रिलेशन आपको पता ही है, दैट इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। तो ये जो लैम्प है ये यूनिफॉर्मली सारी डायरेक्शन में जो है लाइट को इमिट कर रहा है, तो स्फेरिकल रीजन इसका कवर होगा। तो ये जो पूरा 5 मीटर की रेडियस का स्फेरिकल रीजन होगा, इस पूरे में सेम जो है इंटेंसिटी डेवलप होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर है 3 वॉट और एरिया हो जाएगा यहाँ पे 4πr², और उसकी रेडियस कितनी होगी 5 का स्क्वायर। तो ये आपको इंटेंसिटी यहाँ पर मिल गई है। अभी इंटेंसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी नो दैट इंटेंसिटी इज गिवन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 square and C. We know the formula for the intensity, that is given as half epsilon naught E0 square C, that is average वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की इंटू C यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से E0 कैन बी रिटन एज √2I अपॉन एप्सिलॉन नॉट C। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3 अपॉन यह आ जाएगा 100 पाई एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख देंगे 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ताकि कैलकुलेशंस ईजी हो जाए, और C को लिख देंगे 10⁸। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 से ये 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और ये 10 की एक पावर बचेगी यहाँ पर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक सेकेंड, नहीं कैंसिल ही होगा ना, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, एक सेकेंड, ये वाले नहीं कैंसिल होंगे। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ से बाकी एक 10 यहाँ से बच रहा है, तो ये रिमेनिंग कैंसिल आउट होके √7.2 वोल्ट पर मीटर आएगा, जिसका रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2.68 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। सो 2.68 वोल्ट पर मीटर विल बी द आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द x डायरेक्शन हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड amplitude of 27 वोल्ट पर मीटर। सो वी हैव टू फाइंड आउट बी वैक्टर फॉर दिस वेव। हमें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है। JEE मेन 2015 का क्वेश्चन है ये।
सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज़ 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, न्यू की वैल्यू गिवन है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 27 वोल्ट पर मीटर। सो हम यहाँ पर पी का जो मैग्नीट्यूड है, बी नॉट का एम्पलीट्यूड, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बी नॉट हियर कैन बी रिटन एज ई नॉट बाई सी। ई नॉट हमारे पास है 27 और डिवाइड कर देंगे हम इसे 3 × 10⁻8 से, तो यह हमें मिल गया यहाँ पे 9 × 10⁻−8 टेस्ला। तो जो एम्पलीट्यूड है वो 9 × 10⁻−8 है। 3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। अब बचे जो ऑप्शन है उन्हें हमें डील करना है। सो हम बी नॉट निकाल चुके हैं, अब हमें डायरेक्शन जो है उसे कंसीडर करना पड़ेगा। सो एज द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो या तो जे कैप के अलॉन्ग होगी, बी कैप जो होगा या तो जे कैप के अलॉन्ग होगा या फिर के कैप के अलॉन्ग होगा या फिर आपका वाई जेड प्लेन में होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है वाई जेड प्लेन के हिसाब से दिए नहीं हमें, हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई कैप वाला भी नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि वेव का प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब बचे ऑप्शन सी एंड डी। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज़ आपको गिवन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की, तो आप फ्रीक्वेंसी से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाला है, सिमिलर वे में आप फ्रीक्वेंसी से लैम्डा की वैल्यू या के की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर है आपके पास के एक्स माइनस ओमेगा टी और ये है 2 पाई और यहाँ पे एक्स बाई लैम्डा माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ओमेगा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। सो डायमेंशन से यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं ओमेगा जो होगा दैट इज़ 2 पाई न्यू, और इसे हम लिखेंगे 2 पाई इंटू 2 × 10⁻11 हर्ट्ज। तो अभी यहाँ पर यदि हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन सी में 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं है, सीधा आपने फ्रीक्वेंसी को यानी न्यू को ही टी से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि न्यू टी से मल्टीप्लाइड नहीं होता है, ओमेगा टी से मल्टीप्लाइड होता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, तो बचा ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये 2 पाई से जब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की सही यूनिट को तभी रिप्रेजेंट कर पाएगा जब ये 2 पाई से मल्टीप्लाइड होगा। अब जो दूसरा पोर्शन यहाँ पर है दैट इज़ ऑल्सो नॉट के नहीं है यहाँ पर आपके पास, तो आपको यहाँ पर लैम्डा निकालना है। लैम्डा होगा सी बाई न्यू, सी है 3 × 10⁸ और ये 2 × 10⁻11 यानी 1.5 × 10⁻−6 मीटर आपको लैम्डा की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो आप लिखेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ गोइंग टू बी बी नॉट, एंड यहाँ पे साइन में है तो साइन और जो भी डायरेक्शन है उसकी, एंड इट्स 2 पाई, एंड यहाँ पर के एक्स नहीं है, एक्स बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा है, राइट। तो के एक्स नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो 2 पाई एक्स बाई लैम्डा माइनस ओमेगा टी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 पाई ओमेगा आपका न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स बाई लैम्डा, देखिए ये लैम्डा की वैल्यू है, यहाँ पर एक्स है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि आप डायमेंशनली सारी चीज़ें मैच करें, सीधा ही जो है वो आंसर नहीं कर दे जे कैप को देखकर। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है यहाँ पर और डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in the z direction which one is possible for E vector and B vector respectively। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें पता है कि E वैक्टर डॉट बी वैक्टर, यहाँ लिखती हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है E और B हमेशा परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करेंगे। सो E डॉट बी आपके पास हमेशा 0 होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में यदि हम इससे E वैक्टर बोले रिस्पेक्टिवली गिवन है इसलिए, और इसे B वैक्टर बोले, तो हमें E डॉट बी को यहाँ पर 0 कर देना है। E डॉट बी को यदि 0 करेंगे, एंड द सेकेंड थिंग E क्रॉस बी जो होगा वो आपका प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होता है। तो प्रोपोगेशन आपको दे रखा है z डायरेक्शन में, तो E क्रॉस बी वैक्टर यदि आप करते हैं देन दैट शुड गेट बी इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप डायरेक्शन में आपको E क्रॉस बी मिलना चाहिए। तो पहले ऑप्शन से आप E डॉट बी करके देख लेंगे
सो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो जब ये 0 ही नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो अभी ई डॉट बी आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 6 और प्लस का 6, तो ये 0 मिल गया। तो इसके लिए हम चेक कर लेंगे कि ये जो हमारे ई क्रॉस बी है क्या ये हमें के कैब में मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, तो आई का जे के साथ होगा 4k कैब और इसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 9k कैब। सो इट्स 13k कैब वी आर गेटिंग। तो k कैब में हमें डायरेक्शन मिल गई है प्रोपोगेशन की, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर और एनर्जी फ्लो। सो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे के ऑप्शंस पे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। माइक्रोवेव ओवन एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे बताना है आपको कि जो माइक्रोवेव ओवन है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला बोला गया गिविंग रोटेशनल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स, गिविंग ट्रांसलेशनल एनर्जी टू वाटर मॉलिक्यूल्स, गिविंग वाइब्रेशनल एनर्जी टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपको बताना है कि माइक्रोवेव यहाँ पर किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है। सो यहाँ पर जो डिस्क है उन्होंने उसमें वाटर लिया है, यानी कोई भी कुकिंग एलिमेंट आप ले सकते हैं और आपको ये बताना है कि कुकिंग किस वजह से हो रही है। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी, कि जो माइक्रोवेव होता है हमारे पास उसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इस रीजन में एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, TVM है, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है फिर एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का माइक्रोवेव रीजन में जिस रेंज में आपको चाहिए वो माइक्रोवेव्स आपको यहाँ से मिलती हैं। अब माइक्रोवेव्स यहाँ से मिल रही है और यहाँ पे एक डिस्क होती है जो रोटेट हो रही होती है, उसमें आप लोग अपना यहाँ पर मान लेते हैं हमने वाटर जो है वो किसी डिस्क में डाल के रखा है। तो यहाँ वाली जो डिस्क है वो रोटेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से और यहाँ से इसको माइक्रोवेव्स मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसकी वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के डायपोल्स होंगे, डायपोल्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो रहा है, इधर भी रोटेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेराइंग है यहाँ पर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स या जो डायपोल्स हैं ये ऑसिलेट करने लगेंगे। तो जब ये ऑसिलेट करेंगे तो एक थर्मल एजिटेशन यहाँ पर जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिससे इनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा, हीट एनर्जी जो है वो डेवलप होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कुकिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप लोग दो चार चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि जो माइक्रोवेव रीजन में यहाँ पर जो EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वजह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से ही वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ भी आप कुकिंग कर रहे हैं यहाँ पर तो वो जो भी सब्सटेंस है उसके लिए एक फ्रिक्शन डेवलप होगा थर्मल एजिटेशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, लोकलाइज्ड हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और एडी करंट्स हम बोल सकते हैं कि एडी करंट्स डेवलप होने लगेगी क्योंकि छोटे छोटे लोकलाइज्ड वाइब्रेशंस होंगे। तो लोकलाइज्ड वहाँ पर एक एडी करंट्स वो करंट्स होती हैं जो लोकल फॉर्म में जनरेट हो जाती है बिटवीन दीज ड्यू टू द वाइब्रेशंस और थर्मल एजिटेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, गिविंग वाइब्रेशनल एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था माइक्रोवेव का, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एडी करंट्स का कंसेप्ट जो है वो ज़रूर से यहाँ पर बताएं आप लोग कि जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको 2E0 I कैप cos kz cos ओमेगा t और बी वैक्टर आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन देखो CSR नेट में भी पूछा गया है। तो बी वैक्टर यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ से हमें पता है कि ई की डायरेक्शन जो है वो आई कैप है, तो जो बी की डायरेक्शन होगी वो जे कैप होगी, तो सारे ऑप्शंस में जे कैप ही है। और मैग्नीट्यूड हम निकाल लें, एम्पलीट्यूड निकाल लें बी नॉट का, तो बी नॉट हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, इट्स इक्वल्स टू 2E0/c, ठीक है। तो अभी सारे ऑप्शन में 2E0/c है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर टिक नहीं कर सकते, तो हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो कर्ल और इनको फाइंड आउट करना नहीं जानते, उनके लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, है ना, उसमें जो चेंज हो रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को डेवलप करता है। सो डेल बी बाई डेल टी विल बी माइनस डेल ई बाई डेल जेड। और बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर डेल क्रॉस ई को
डायरेक्टली माइनस डेल बी बाई डेल टी से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली आप ई का क्रॉस कर्ल करेंगे और यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सिर्फ जेड में वेरिएशन आपको लेना होता है। सो डेल बी बाई डेल टी जो है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ से -2 नेगेटिव साइन इज देयर एंड इट इज़ 2 ई नॉट आई कैप। हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो साइन का k साइन k z एंड कॉस ओमेगा टी विल बी देयर। ये हमें डेल बी बाई डेल टी की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से। ठीक है, सो देयर इज़ अ नेगेटिव साइन, या फिर हम ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग ए नेगेटिव साइन ईयर -2 ई नॉट k साइन k z कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें b निकालना है, तो b कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 ई नॉट k एंड साइन k z कॉस ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा। अभी 2 ई नॉट k साइन k z कॉन्स्टेंट है, सिर्फ कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको करना है। सो इट विल बी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो b यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 ई नॉट -2 ई नॉट k एंड एक सेकेंड, हमने यहाँ पे कॉस k z का डिफ्रेंसिएशन किया था ना, सो माइनस साइन और आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। कॉस का माइनस k साइन k z होगा, सो ये प्लस हो जाएगा यहाँ से। तो दिस विल बी हैविंग ए पॉजिटिव साइन 2 ई नॉट k साइन k z एंड साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे एंड b कैन बी गिवन एज 2 ई नॉट, और यहाँ पर k बाई ओमेगा है, इसे हम डायरेक्टली c लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, साइन k z साइन ओमेगा टी। और यहाँ से ये b हमें मिल जाएगा 2 ई नॉट बाई c इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई k साइन k z साइन ओमेगा टी। सो ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ से। सो डायरेक्शन जो है जे क्या भी रहना है 2 ई नॉट बाई सी साइन k z साइन ओमेगा टी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। जेई मेन हम लोग 2017 तक पहुंच चुके हैं, 17 का क्वेश्चन था ये। तो अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। काफ़ी कंसेप्चुअल है और आप देख सकते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं आपके नेट के एग्जाम्स में और बाकी एग्जाम्स में, वो भी यहाँ से काफ़ी कवर हो रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा यदि आप न्यू है चैनल पे, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच।